मंसूर अली खान और मुनीर शामी की सुरागसानी का एक सनसनीखेज कारनामा। 3 लाख की चोरी। मुसन्निफ मुख्तार अहमद। मंसूर अहमद खान और मुनीर शामी 14-15 साल के लड़के थे। दोनों एक ही महल्ले में रहते थे। मंसूर के अब्बा शहर के मरूफ बिजनेसमैन थे, जबकि मुनीर शामी के अब्बा एक मशहूर व मरूफ वकील थे। इंस्पेक्टर रशीद अहमद खान मंसूर का चचा था। मंसूर के अब्बा चाहते थे कि वो उनके बिजनेस में उनका हाथ बटाए, मगर अपनी एडवेंचर पसंद तबीयत की वजह से उसने पुलिस के महकमे में जाना पसंद किया। वो पुलिस में इंस्पेक्टर के ओहदे पर फाइज था। इसको देखते हुए मंसूर और मुनीर शामी को भी सुरागसानी के कामों से दिलचस्पी हो गई थी। उन्होंने इंस्पेक्टर रशीद की निगरानी में बहुत से कारनामे अंजाम दिए थे और अपने उन कारनामों की वजह से दोनों मुल्क भर में मशहूर हो गए थे। 3 लाख की चोरी एक मुश्किल केस था जिसे दोनों ने बड़ी जहानत से हल कर दिया था। उम्मीद है कि तजस्सुस से भरपूर ये कहानी आपको पसंद आएगी। 3 लाख की चोरी। मंसूर और मुनीर शामी की बहनें बानो और शहला टावर हाउस गिरायमल स्कूल में पढ़ती थीं। ये एक प्राइवेट स्कूल था और उसको बेगम नायाब नामी एक खातून चलाती थी। वो इसकी मालिक भी थीं और प्रिंसिपल भी। वो एक बहुत अच्छी और नेक दिल खातून थी। उनका ये स्कूल प्लेग्राउंड से मैट्रिक तक था। इसका नज़्मो नसक और पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि लोग दूर दूर से अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते थे। मैडम नायाब एक समझदार खातून थी और ये जानती थी अगर उनके स्कूल का स्टाफ खुशहाल होगा तो वो अपनी जिम्मेदारियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा। इसलिए उन्होंने स्कूल में काम करने वाली टीचरों और दूसरे स्टाफ की बेहतरीन तनख्वाहें मुकर्रर की थीं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत खुश थे और दिल लगाकर अपने फ़राइज़ अंजाम देते थे। यही वजह थी कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़्यादा काबिल और ज़िम्मेदार थे। एक रोज़ मंसूर की छोटी बहन बानो स्कूल से घर आई तो वो घबराई हुई सी लग रही थी। उसने खामोशी से किताबों का बैग एक तरफ रखा, यूनिफॉर्म भी तब्दील नहीं किया और ड्राइंग रूम की खिड़की के पास खड़ी होकर कुछ सोचते हुए बाहर पौधों को देखने लगी। मंसूर ड्राइंग रूम में ही बैठा हुआ था। उसने बानो को उदास देखा तो बोला, बानो बेगम, क्या टेस्ट में मार्क्स कम आए हैं जो इतना उदास नजर आ रही हो? हर वक्त खेल कूद में लगी रहोगी तो यही होगा। खैर, अब तुम फिक्र मत करो, मैं आज से रोज शाम को तुम्हें पढ़ाया करूंगा। मंसूर भाई, ये बात नहीं है। बानो उसके करीब आकर बैठ गई। हमारे स्कूल में डाका पड़ गया है। डाकू मैडम नायाब के ऑफिस के सेफ में से 3 लाख रुपए ले गए हैं। वो बहुत परेशान है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डाकुओं के पास पिस्तौलें भी तो होती हैं ना? मंसूर ने दिलचस्पी से पूछा, ये कैसे हुआ? मैडम ने इतनी बड़ी रकम अपने ऑफिस के सेफ में क्यों रखी थी? ये तो मुझे नहीं पता। अंकल रशीद के सब इंस्पेक्टर आरिफ इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं। वो मैडम के ड्राइवर को अपने साथ ले गए हैं, मगर ड्राइवर अंकल तो बहुत शरीफ आदमी हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। आप और मुनीर भाई तो इतने बहुत से मुजरिमों को पकड़वा चुके हैं, इन डाकुओं को भी पकड़वा देना। बानो ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। तुम फिक्र मत करो, हम इन मुजरिमों को जरूर पकड़वाएंगे। तुम जाकर कपड़े तब्दील करो, खाना खाओ और थोड़ी देर के लिए सो जाओ। और देखो, हमें इन चोरों डाकुओं से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग बुज़दिल होते हैं। जब उन्हें ये एहसास होता है कि लोग उनसे डरते हैं तो ये शेर हो जाते हैं। ये इस कमजोरी से फायदा उठाते हैं। मैं जब उनकी बड़ी बड़ी मूंछें और हाथ में पिस्तौल या कोई दूसरी गेंद देखती हूँ तो मुझे तो मंसूर भाई उन लोगों से बहुत डर लगता है। बानो सहमे हुए लहजे में बोली, तुम एक बाहिम्मत लड़की हो। वैसे भी आजकल की लड़कियां कैसे कैसे बहादुरी के काम करती हैं, तुम्हें तो पता ही होगा। फिर हम इन जराइम पेशा लोगों से क्यों डरें? हमारी मदद के लिए हमारे मुल्क में बहुत से इदारे हैं, जिनमें पुलिस भी शामिल है। हम लोग बहादुर बनेंगे तो अपनी पुलिस की मदद से इन जराइम पेशा लोगों को कैफर किरदार तक पहुंचाने में आसानी होगी। मंसूर ने उसे समझाते हुए कहा,
बानो कुछ सोचते हुए उठ खड़ी हुई। उसे गए हुए अभी कुछ ही देर हुई थी कि मुनीर शामी आ गया। मंसूर उसे देखकर बोला, चलो ऊपर ही बैठेंगे। तुम भी बानो और शहला के स्कूल में होने वाली डकैती की खबर लाए होगे। ये डकैती की नहीं, चोरी की वारदात है। कोई चोर खामोशी से प्रिंसिपल के ऑफिस में दाखिल होकर सैफ का लाक खोलकर इसमें से 3 लाख रुपए चोरी करके चला गया। मुनीर शामी ने कहा, मैडम नायाब का बेटा यासिर मेरा दोस्त है। वैसे तो इस केस की तफ्तीश अंकल रशीद के पुलिस स्टेशन में तैनात उनका एक सब इंस्पेक्टर आरिफ कर रहा है, मगर यासिर ने इस सिलसिले में हमें बुलाया है और दरख्वास्त की है कि हम भी इस मामले को देखें। तुम कहो तो एक चक्कर लगा आएं। मुनीर शामी ने कहा। यासिर ने इस वाकया की क्या तफसीलात बताई हैं? मंसूर ने पूछा। तफसीलात तो कुछ नहीं बताएं, उससे मिलकर ही पता चलेंगी। मुनीर शामी बोला, चलो चलते हैं, वहां जाने में कोई हर्ज नहीं, मगर इस वक्त तो स्कूल बंद हो गया होगा। मंसूर ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्कूल एक बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ है। मैडम नायाब का बंगला और मुलाजमीन के क्वार्टर भी इसमें हैं। उन्होंने एक बोर्डिंग हाउस भी इसी में बना रखा है। इस बोर्डिंग हाउस में वो टीचर्स लड़कियां रहती हैं जिनकी इस शहर में अपनी रहाइश का कोई इंतजाम नहीं है। मुनीर शामी ने बताया। कुछ देर बाद वो तैयार होकर घर से निकले। उनका ड्राइवर दिलावर इनको लेकर टावर हाउस गिरायमर स्कूल पहुंचा। मुनीर शामी ने यासिर को मोबाइल पर अपने आने की इत्तला दे दी थी। वो स्कूल के गेट पर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था। ड्राइवर दिलावर को बाहर ही इंतजार करने का कहकर वो दोनों यासिर के साथ इसके घर में आए। मैडम नायाब उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। उनसे खाने का पूछा। उनके इनकार पर उन्होंने घर में काम करने वाली खादमा से ठंडा मशरूब लाने का कहा और पूरी तरह लड़कों की तरफ मुतवज्जे होकर बैठ गई। मंसूर को यह देखकर कुछ हैरत हुई थी कि मैडम ने हाथों पर बारीक काले दस्ताने पहन रखे थे। उसे दस्तानों की तरफ मुतवज्जे देखा तो वो मुस्कुरा कर बोले, गर्मी में दस्ताने बहुत तकलीफ देते हैं, मगर मुझे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी है। उन्हें छू लूं तो हाथों पर खारिश शुरू हो जाती है, इसलिए उन्हें डॉक्टर के मशवरे पर हर वक्त पहनना पड़ता है। मंसूर ने मुस्कुरा कर सर हिला दिया। मैडम, पहले तो ये बताइए कि इतनी बड़ी रकम अपने ऑफिस में रखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई थी? मुनीर शामी के इस सवाल पर मैडम नायाब के चेहरे पर हैरत के आसार नमूदार हुए। वो तहसीन आमेज अंदाज में बोले, भाई, इतना अहम सवाल तो अभी तक मुझसे उस सब इंस्पेक्टर ने भी नहीं पूछा था जो इस मामले की तफ्तीश करने आया था। ये रकम मैंने बैंक से अपने स्टाफ को तनख्वाहें देने के लिए मंगवाई थी। ये कल की बात है। हमारा कैश ईयर ड्राइवर के साथ बैंक गया था। ये लोग यहाँ से 1 बजे निकले थे। 2 बजे हमारा स्कूल बंद हो जाता है। उन्हें आने में देर हुई तो मैंने सब लोगों से कह दिया कि अब वो लोग छुट्टी करें, उनकी तनख्वाह कल मिलेगी। कैशियर और ड्राइवर 4 बजे स्कूल पहुंचे। मैं ऑफिस में ही थी और कुछ काम देख रही थी। वैसे भी मैं देर तक काम करने की आदी हूँ। कैशियर पैसे लेकर आया और बताया कि बैंक में बहुत भीड़ थी, इसलिए उसे देर हो गई है। मैंने कैशियर से पैसे लिए, उन्हें गिना और ये सोचकर ऑफिस के सेफ में रख दिया कि कल निकाल लूंगी। मगर आज सुबह जब मैंने सेफ खोला तो वो खाली पड़ा था। रुपए उसमें नहीं थे। दोनों लड़के खामोशी से उनकी बताई हुई तफसील सुन रहे थे। वो खामोश हुई तो मंसूर ने पूछा, सेफ की चाबियां कहाँ होती हैं? वो मेरी गाड़ी की चाबियों के साथ होती हैं और मैं उनको अपने पास ही रखती हूँ। इस ऑफिस की चाबी भी उन्हीं चाबियों में मौजूद रहती है। मैडम नायाब ने बताया। गाड़ी आप ही चलाती हैं? मुनीर शामी ने पूछा। ज्यादातर मैं ही चलाती हूँ, मगर मेरा ड्राइवर भी छोटे मोटे कामों के लिए उसे ले जाता है जब कोई दूसरी गाड़ी मौजूद नहीं होती। कल वो दोनों बैंक मेरी ही गाड़ी में गए थे।
हमारे पास दूसरी गाड़ियां भी हैं, मगर चूंकि छुट्टी का वक्त हो रहा था और उन गाड़ियों में बच्चों को घर छोड़ा जाता है, इसलिए मैंने बैंक जाने के लिए उन्हें अपनी गाड़ी दे दी थी। सब इंस्पेक्टर आरिफ साहब ने ड्राइवर को क्यों गिरफ्तार किया है? मुनीर शामी ने पूछा। उसे गिरफ्तार नहीं किया है, पूछगुछ के लिए तहवील में लिया है। सब इंस्पेक्टर को जब ये पता चला कि सैफ और ऑफिस की चाबियां गाड़ी की चाबियों के साथ ही होती हैं और गाड़ी वो ड्राइवर भी इस्तेमाल करता है, तो वो पूछगुछ के लिए उसे अपने साथ ले गए। उसकी बीवी बेचारी बड़ी परेशान है। ड्राइवर कैसा आदमी है? मुनीर शामी ने पूछा। बहुत ही ईमानदार और नेक, मगर उसकी एक हरकत ने उसे मशकूक बना दिया है। कल शाम को वो मुझसे गाड़ी मांग कर ले गया था। कह रहा था कि बीवी को डॉक्टर के पास ले जाना है। उसकी वापसी रात को हुई थी। जब मैंने ये बात सब इंस्पेक्टर को बताई तो उसने कहा था कि ये बात मुमकिन है कि इस दौरान इसने खामोशी से ऑफिस खोलकर सैफ में से रकम निकाल ली हो, क्योंकि चाबियां तो उसके पास ही थी। मुझे तो यकीन नहीं, मगर सब इंस्पेक्टर नहीं मान रहा था। हम आपका ऑफिस देखना चाहते हैं, मंसूर ने कहा। और हाँ, आपकी चाबियां कहाँ हैं? मैडम नायाब ने अपने पर्स में से चाबियों का गुच्छा निकाला और मंसूर के हवाले कर दिया। ये भी बता दीजिए कि इनमें से सैफ की चाबी कौन सी है और ऑफिस की कौन सी है? मुनीर शामी ने कहा। उन्होंने उन दोनों चाबियों की निशानदेही की। मुनीर शामी ने उन चाबियों को की रंग से निकाल लिया और बाकी चाबियां मैडम के हवाले कर दें। मैडम किसी काम से उठकर वहां से चली गई। मंसूर उन चाबियों का जायजा ले रहा था। उसने चाबियों पर उंगलियां फेरी तो उसे उन पर कुछ चिकनाहट सी महसूस हुई। उसने उन्हें सूंघा और बोला, अच्छी खुशबू है। मुनीर शामी ने जल्दी से उसके हाथ से दोनों चाबियां लें और उन्हें सूंघ कर बोला, ये तो साबुन की खुशबू लगती है। इसका मतलब है कि उन चाबियों को किसी साबुन पर रखकर उनकी नकल उतारी गई है और फिर उसकी मदद से नकली चाबियां तैयार की गई। बिल्कुल यही बात होगी, मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा। दोनों लड़के यासिर को साथ लेकर मैडम के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस पहुंचकर मंसूर और मुनीर शामी ने वहां का सरसरी नजरों से एक जायजा लिया। फिर उन्होंने बड़ी बारीक बीनी से हर चीज देखी। कुछ देर बाद मंसूर ने कहा, चोर ने नकली चाबियों की वजह से अपना काम बड़ी आसानी से अंजाम दे दिया था। यहाँ ऐसे कोई आसार नहीं है कि सैफ को खोलने के लिए जोर आजमाई की गई हो। इसके बाद मुनीर शामी ने अपनी जेब से एक स्प्रे पाउडर का टीन निकाला। उसकी शक्ल मेटल के परफ्यूम स्प्रे की सी थी। उसने सैफ के हैंडल पर पाउडर छिड़क कर उस पर लगे उंगलियों के निशानात उभारे। मंसूर अपने मोबाइल से उन निशानात की तस्वीरें बनाने लगा। यासिर उन दोनों की हरकतों को बड़े गौर से देख रहा था और न सिर्फ वो हैरान था बल्कि मुतासिर भी नजर आता था। ये तमाम चीजें तुम लोगों ने कहाँ से सीखी हैं? आखिर उसने पूछ ही लिया। हमें बहुत सी चीजें रशीद अंकल ने सिखाई हैं। उन्हें मेरे और मुनीर शामी के शौक का पता है, इसलिए वो जराइम के केसेस के बारे में हमसे बातचीत करते रहते हैं और सुराग रसानी के मुतालिक मुफीद बातें भी बताते रहते हैं। इसके अलावा हम किताबें पढ़कर और नेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। तुम्हें उन कामों को करते हुए खौफ महसूस नहीं होता? जराइम करने वाले तो बहुत खौफनाक किस्म के लोग होते हैं, यासिर ने एक जौरी लेते हुए कहा। ये काम लाख खतरनाक सही, मगर जब हम ये सोचते हैं कि ये काम हम अपने मुल्क को जराइम से पाक करने के लिए कर रहे हैं तो हमें कोई खौफ महसूस नहीं होता। अपने मुल्क के लिए अगर हमारी जान भी चली जाए तो बुरा नहीं, मंसूर ने मुस्कुरा कर कहा। थोड़ी देर में मैडम भी वहां पहुंच गई। लड़कों का काम खत्म हो गया था। मुनीर शामी ने कहा, मैडम अगर इजाजत दे तो ये चाबियां हम अपने पास रख लें। ये हमें मुजरिमों तक पहुंचने में मददगार साबित होंगी। मैडम ने इजाजत दे दी। उन्होंने मैडम और यासिर को खुदा हाफिज कहा। फिर वो लोग पुलिस स्टेशन आए। इंस्पेक्टर रशीद कहीं गया हुआ था। उनकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर आरिफ से हो गई।
उन्हें देखकर वो बहुत तपाक से मिला और हंसकर बोला, बहुत खूब। लगता है अब भी इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, मगर बुरा मत मानिएगा, इस दफा आपकी कामयाबी की उम्मीद कम ही नजर आती है। मैं इस केस के मुजरिम तक पहुंच गया हूं। आपको कामयाबी मुबारक हो। मुनीर शामी ने हंसकर कहा, क्या आप इजाजत देंगे कि हम मैडम के ड्राइवर से मिल सकी? सब इंस्पेक्टर आरिफ के चेहरे पर अजीब से तासुरात नजर आए। उसे 100% यकीन था कि ड्राइवर ही इस चोरी में मुलव्वस है। चाबियां ओसी की तहवील में थीं। ओसी ने रात को मैडम के कमरे में जाकर ये चोरी की होगी। वो नहीं चाहता था कि इस केस का क्रेडिट उन लड़कों के सर जाए। वो सोच में पड़ गया कि उन्हें हवालात में बंद ड्राइवर से मिलवाया नहीं। फिर उसे ख्याल आया कि अगर उसने इनकार किया तो लड़के उसकी शिकायत इंस्पेक्टर रशीद से करेंगे। इसलिए उसने बादल नखास्ता उन्हें उससे मिलवाने के लिए एक सिपाही के साथ भेज दिया। ड्राइवर हवालात में घुटनों में सर दिए बैठा था। उन्हें देखा तो सीधा होकर बैठ गया। मंसूर ने कहा, बाबा आप बिल्कुल परेशान ना हो, हमें आपसे कुछ सवालात करना है। ड्राइवर खामोशी से उसकी शक्ल देखे जा रहा था। मंसूर ने फिर कहा, हमें यह बात मालूम करना है कि कल आपको बैंक में देर क्यों हुई थी? हमें बैंक में तो देर नहीं हुई थी। चेक देकर इजहार-उद-दीन को फौरन ही पैसे मिल गए थे। उसका सवाल सुनकर ड्राइवर ने बताया, इजहार-उद-दीन उस कैशियर का नाम था। तो फिर तुम लोग देर से स्कूल क्यों पहुंचे थे? मुनीर शामी ने हैरत से कहा, इजहार-उद-दीन की वजह से। वो कह रहा था कि फिर गाड़ी मिले ना मिले, मुझे कुछ जरूरी काम भी हैं, उनको निपटा लूं। उसने एक बाजार में गाड़ी रुकवाकर मुझसे खाना भी मंगवाया था, मुझे बोतल भी पिलाई थी। फिर वहां से वो मुझे लेकर ट्रंक बाजार आया। उससे शायद कोई संदूक खरीदना था, मगर उसने खरीदा नहीं। क्यों नहीं खरीदा मुझे नहीं पता, क्योंकि वो मुझे गाड़ी में ही बैठे रहने को कह गया था। वहां उसने काफी देर लगा दी थी। स्कूल पहुंचकर उसने मुझे 500 रुपए भी दिए थे और कहा था कि मैडम पूछें तो ये कह देना कि बैंक में देर हो गई थी। लेकिन मैडम ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं था। अगर पूछती तो मैं तो उन्हें साफ साफ बता देता कि हमें बैंक में देर नहीं हुई थी। इजहार-उद-दीन ही मुझे अपने साथ साथ लिए फिर रहा था। मंसूर और मुनीर शामी खामोशी से उसको देखने लगे। थोड़ी देर बाद वो लोग पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। वहां से निकलकर मंसूर ने एक जनरल स्टोर से एक साबुन लिया। उसने इस साबुन का रैपर उतारा और सेफ की चाबी को उस पर रखकर उसको पूरी कूद से दबाया। साबुन की टिकिया नरम और नाजुक थी, चाबी उसमें धंसती चली गई। जब चाबी साबुन की सतह के बराबर उसके अंदर चली गई तो मंसूर ने आहिस्तगी से उसे नाखून की मदद से बाहर निकाल लिया। उसकी शब ही साबुन की सतह पर जाहिर हो गई थी। उसने दिलावर से कहा, अब हमें ट्रंक बाजार चलना है। ट्रंक बाजार ज्यादा दूर नहीं था। वो एक बहुत बड़े इलाके पर मुहित था। यहाँ पर टीन की चादरों से छोटे बड़े संदूक बनाए जाते थे। इस वक्त भी कारीगर अपने कामों में मसरूफ थे और उनकी ठोंका पीटी से कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। बाजार के अंदर जाने के लिए एक बहुत बड़े दरवाजे से गुजरना पड़ता था। उस दरवाजे के दाएं और बाएं जानिब उन्हें 2 चाबियां बनाने वाले नजर आए। मंसूर दाएं जानिब वाले चाबी मेकर के पास आया, जेब से साबुन निकालकर उसे दिया और बोला, भाई साहेब, हमें इस तरह की चाबी बना दो। उस चाबी बनाने वाले ने साबुन हाथ में लिया और फिर उसे घूरते हुए बेरुखी से बोला, चलो चलो, मैं ये काम नहीं करता हूं। तुम शक्ल से किसी अच्छे घर के लगते हो, वरना मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता। पुलिस के हवाले क्यों कर देते? हमने क्या जुर्म किया है? मंसूर ने मुस्कुराकर पूछा, कुछ भी हो, इस तरीके से चाबियां यहां नहीं बनती। ऐसे काम करने वाला वो बैठा है। उसने दूसरे चाबी वाले की तरफ इशारा करके कहा और अपनी गोद में रखे हुए दोपहर के अखबार को उठाकर चेहरे के सामने कर लिया।
वो लोग उस दूसरे चाबी बनाने वाले के पास आए। उसकी दुकान पर एक बोर्ड आवेजा था जिस पर लिखा था की एंड लॉक मेकर। मंसूर ने उसे साबुन दिखाया तो वो बोला, अरे भाई, क्या ये किसी खजाने की चाबी है? कल भी मुझसे एक आदमी 2 चाबियां बनवा कर ले गया था। शक्ल से तो वो पढ़ा लिखा लग रहा था, मगर था भौलक्कड़। जाते हुए अपनी नज़र की ऐनक यहीं छोड़ गया था और बाद में वापस भी नहीं आया। ये सुनकर मंसूर और मुनीर शामी के दिल जोर से धड़के। मंसूर ने कहा, तो फिर इसकी भी एक नकल बना दे। एक चाबी बनाने के 5,000 रुपए लगते हैं, दोगे? चाबी बनाने वाले ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। मंसूर ने साबुन उसके हाथ से ले लिया और मायूसी से बोला, इतने पैसे तो नहीं हैं हमारे पास। उनका काम हो गया था। वो वापस घर आ गए। रात के खाने के बाद मुनीर शामी भी मंसूर के पास आ गया। उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर रशीद से हुई। वो मुस्कुराकर बोला, पता चला है कि तुम लोग बानो के स्कूल में होने वाली 3 लाख की चोरी वाले केस पर काम कर रहे हो। ये केस मेरे ही पास है और उसे मैंने आरिफ के सुपुर्द कर दिया है। वो पूरी उम्मीद है कि मुजरिम जल्द ही इकबाल जुर्म कर लेगा। मैडम नायाब का बेटा यासिर मुनीर शामी का दोस्त है। उसने उसे फोन करके इस मामले को देखने का कहा था। मैं तो किसी दूसरे केस में मसरूफ हूं। इंस्पेक्टर रशीद ने बताया, तुम लोगों ने इस सिलसिले में क्या किया है? ज्यादा तो कुछ नहीं, मगर अंदाजा है कि हम लोगों ने इस चोरी के मुजरिम का पता चला लिया है। मंसूर मुस्कुराकर बोला, हमें आपसे भी मदद दरकार है। फ्रैंक बाजार में एक चाबी बनाने वाला बैठता है। उसकी दुकान का नाम हुकी एंड लॉक मेकर है। सुबह उसको मैडम के ऑफिस में बुलाना है। दूसरा काम यह है कि हमारे पास चंद उंगलियों के निशानात हैं। शनाख्ती कार्ड के महकमे से पता करवाना है कि वो किस शख्स के हैं। इंस्पेक्टर रशीद ने दोनों काम करवाने की हामी भर ली। मुनीर शामी ने कंप्यूटर से प्रिंट किया हुआ एक कागज उसके हवाले कर दिया जिस पर उन उंगलियों के निशानात थे जो उन्होंने मैडम नायाब के सेफ के हैंडल पर से हासिल किए थे। अगले रोज का जिक्र है। मंसूर और मुनीर शामी के स्कूल के लड़के किसी जगह पिकनिक मनाने जा रहे थे। उन्होंने सर से ये कहकर माजरत कर ली थी कि वो लोग नहीं जा सकते, उन्हें एक जरूरी काम है। वो वहां से सीधे टावर हाउस गिराइमर स्कूल पहुंचे। स्कूल में इंस्पेक्टर रशीद अपने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आरिफ के साथ पहले ही से मौजूद था। बाहर चंद पुलिस वाले भी मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी ने स्कूल के मुलाजमीन और बच्चों पर अच्छा असर डाला था। मुलाजमीन अदब और खुश अखलाकी की तस्वीर बने फिर रहे थे और बच्चे दूसरे दिनों की तरह क्लासों में शोर नहीं मचा रहे थे। उनका ध्यान पढ़ाई से ज्यादा पुलिस के सिपाहियों की तरफ लगा हुआ था। ये दोनों भी सीधे मैडम नायाब के ऑफिस में पहुंचे। मुनीर शामी ने अंदर पहुंचते ही कहा, मैडम, अपने कैशियर को भी यहीं बुलवा लीजिए। मैडम नायाब ने स्कूल की बुआ को कहा कि वो इजहारुद्दीन को बुला लाए। थोड़ी देर में इजहारुद्दीन वहां पहुंच गया और कमरे में एक तरफ खड़ा हो गया। वो 40-42 साल का एक तनुमंद शख्स था। उसकी शक्ल से बिल्कुल अंदाजा नहीं होता था कि वो किसी किस्म की घबराहट महसूस कर रहा है। कैशियर को क्यों बुलाया है? सब इंस्पेक्टर आरिफ ने मंसूर से सवाल किया। गिरफ्तारी के लिए, मंसूर ने बड़े मजे से कहा। यह सुनना था कि इजहारुद्दीन चरागपा हो गया। निहायत गुस्से से चलाया। मेरी गिरफ्तारी क्यों? क्या किया है मैंने? मंसूर ने फौरन जेब से चाबी के निशान वाला साबुन निकालकर उसको दिखाया। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नजर आए। इसी लम्हे दरवाजा खुला और 2 सिपाही उस जालसाज चाबी बनाने वाले को लेकर अंदर दाखिल हुए। इजहारुद्दीन को देखकर वो चिल्लाया, मैं बेकसूर हूं। यही वो शख्स है जिसने मुझे ज्यादा पैसों का लालच देकर 2 चाबियों की नकल बनवाई थी। इसके अलावा इजहारुद्दीन साहब, आपके उंगलियों के निशानात सेफ के हैंडल पर से भी मिल गए हैं। इस पर सिर्फ आपकी ही उंगलियों के निशानात मिले थे।
मैडम तो हर वक्त दस्ताने पहने रखती हैं, इसलिए हैंडल पर उनकी उंगलियों के निशानात नहीं थे। फिर आपकी ऐनक जो आप उस चाबी मेकर की दुकान पर छोड़ आए थे वो भी पुलिस के कब्जे में है। ये सुना था कि इजहारुद्दीन के औसान खता हो गए। उसकी टांगों में जैसे जान ही नहीं रही। वो जमीन पर बैठता गया और फिर बेहोश होकर गिर पड़ा। सब इंस्पेक्टर आरिफ ने उसके हाथों में हथकड़ी पहना दी। इंस्पेक्टर रशीद ने उठकर दोनों लड़कों का शाना थपथपाया और बोला, वेरी गुड, तुमने कमाल कर दिखाया है, मगर इतनी जल्दी तुम मुजरिम तक पहुंचे कैसे? सब इंस्पेक्टर आरिफ इस सूरत हाल से बौखला गया था। वो तो यही समझ रहा था कि मुजरिम मैडम का ड्राइवर है। मंसूर ने कहा, हमने ऑफिस और तिजोरियों की चाबियों का जायजा लिया तो उन पर कुछ चिकनाहट सी महसूस हुई। उन्हें सूंघ कर देखा तो उनमें से साबुन की खुशबू आ रही थी, लिहाजा हम समझ गए उन चाबियों को किसी साबुन पर रखकर उनका फर्मा बनाया गया और फिर उसकी मदद से नकली चाबियां। जब हमने मैडम नायाब के ड्राइवर से सवाल जवाब किए तो बड़ी आसानी से पता चल गया कि इस सारे मामले के पीछे इजहारुद्दीन कैशियर का हाथ है। शायद वो बहुत दिनों से इस चोरी की मंसूबाबंदी कर रहा था। कल जब मैडम ने उससे स्टाफ की तनख्वाह निकलवाई तो वो जानबूझकर रकम लेकर देर से आया ताकि सारा स्टाफ छुट्टी कर जाए और मैडम उस रकम को ऑफिस में मौजूद अलमारी के सेफ में रखने पर मजबूर हो जाए। बैंक से वापसी पर उसने बहाना बनाकर ड्राइवर को खाना लेने भेजा। उसके जाने के बाद उसने गाड़ी के डैशबोर्ड से लटकी चाबियां निकालकर उनकी शब-ई साबुन पर उतारे। फिर वो ट्रंक बाजार जाकर उनकी नकल बनवा कर लाया। सारे काम उसकी तवक्को के मुताबिक हो रहे थे। वो रात को छुपता छुपाता आया, नकली चाबी से ऑफिस खोला और फिर दूसरी चाबी से तिजोरी और यूं सारी रकम लेकर चलता बना। वहां पर मौजूद सब लोग मंसूर और मुनीर शामी को तहसीन आमेज नजरों से देख रहे थे। मैडम नायाब तो बहुत ही खुश थीं। थोड़ी सी कोशिशों के बाद सिपाही कैशियर इजहारुद्दीन को होश में ले आए। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। उसने वो जगह भी बता दी जहां पर उसने चोराई हुई रकम छुपा कर रखी थी। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरे स्कूल में फैल गई। सारी टीचर्स मंसूर और मुनीर शामी को देखने के लिए आ गई थीं। अपनी मिस के साथ बानो और शहला भी वहां मौजूद थी। दोनों अपने अपने भाइयों के पास आकर खड़ी हो गई। अपने भाइयों के पास खड़े होकर उन्हें एक फख्र का एहसास हो रहा था। यासिर दूर खड़ा सोच रहा था कि अगर सब बहनों के भाई भी इसी तरह के और इस तरह के दूसरे अच्छे अच्छे काम करें तो न सिर्फ उनकी बहनें बल्कि उनके माँ बाप भी उन पर फख्र करें और खुशी से फूले ना समाएं। यासिर ने फ़ोन करके मीडिया और अखबार वालों को भी बुला लिया था और उन्हें 3 लाख रुपयों की चोरी के मुताल्लिक बताया। यह तफसील सुनकर उन्होंने मंसूर और मुनीर शामी को घेर लिया और उनसे मुख्तलिफ सवालात करने लगे। दोनों ने उन सब को केस की तफसीलात बताएं। सब लोग उनके इस कारनामे पर हैरान भी थे और खुश भी। अगले रोज़ के अखबारात एक मर्तबा फिर उनकी जहानत के इस कारनामे से भरे हुए थे।